नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर एक और नई कहानी आप सभी के सामने लेकर आई हूँ। आप सभी को ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और पास में जो बेल आइकन का बटन है उसे प्रेस जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि उसी से आप सभी को मेरी आने वाली हर कहानी की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कहानी पसंद आने पर अपनों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहू, घी का डिब्बा कहाँ रख दिया? मिल नहीं रहा है। मनीषा जी अपनी बहू को आवाज़ लगाते हुए कहती कि तभी दीप्ति रसोई घर में आते हुए कहती, माँ जी, आप इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हैं? आपको नींद नहीं आती तो क्या हुआ? मेरी नींद खराब क्यों कर रही हैं? अरे बहू, मैं तो बस इतना कह रही थी कि मुझे देसी घी का डिब्बा नहीं मिल रहा है। कहाँ रखा है? देते मैं बेसन के रत्तू बना दूंगी। क्यों, आज क्यों बनाने हैं आपको रत्तू? दीप्ति ने पूछा। अरे बहू, तेरे मामा जो आ रहे हैं, तेरे मामा को बहुत पसंद है तो सोचा बना दूं। सुबह 10 बजे तक आ जाएंगे, तू नहा धोकर तैयार हो जाना। माँ जी, आपको पता है ना, आज संडे है। संडे के दिन मैं 10 बजे के पहरे सोकर नहीं उठती, और आप कह रही हैं नहा धोकर तैयार हो जाना। और हाँ, कोई मामा जी नहीं आ रहे हैं। आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है। यदि आते तो मेरी मम्मी मुझसे फ़ोन करके बता देती। तब मनीषा जी कहती हैं, बेटा, मैं तेरे मामा की बात नहीं कर रही हूँ, तेरे मामा ससुर जी की बात कर रही हूँ। उनके लिए बेसन के लड्डू बनाने हैं। मामा जी को भी चैन नहीं है, चाहे किसी दिन आ जाते हैं। एक संडे का दिन मिलता है आराम करने के लिए, उस दिन भी चैन से रह नहीं सकती। मैं देसी घी का क्या करेंगी? वह रखा है दारता, उसके बना दीजिए। वैसे भी सेम ही बनते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर तेरे मामा को बेसन के लड्डू घी में ही पसंद थे, और वह अच्छे रखते हैं, वह नरम होते हैं खाने में। तेरे मामा जी को देसी घी ही पसंद है। देसी घी खत्म हो चुका है। मैंने रोहित से कहा था लाने के लिए, पर आपके बेटे कभी मेरी सुनते कहाँ हैं। वैसे इस घर में कोई मेरी नहीं सुनता। दारता घी बाहर रखा है, यदि बनाना हो तो बनाइए, वरना मुझे चैन से सोने दीजिए। कहती हुई दीप्ति वहाँ से चली जाती, और मनीषा जी मन मार कर दारता घी से बेसन के लड्डू बनाने लगती, और वह पुरानी यादों में खो जाती। उन्हें याद आता जब कुछ सालों पहले उनके भैया उनसे मिलने आते थे, तो वह हर बार वह अपने भैया के लिए देसी घी के लड्डू ही बनाती थीं, और जब मायके जाती थीं तो देसी घी के लड्डू ही लेकर जाती थीं। लेकिन जैसे जैसे समय निकलता जा रहा था, तो दोनों बहन भाइयों का मिलना कम हो गया। कभी कभार फ़ोन पर ही बातें हो जाती थीं, पर आज 5 साल बाद दोनों बहन भाई मिल रहे थे, तो उन्होंने सोचा अपने भैया के लिए देसी घी के लड्डू बना देती हूँ। सोचा था आज बनाऊंगी तो खाकर खुश हो जाएंगे भैया, पर दीप्ति को शायद यह भी पसंद नहीं आया, और दारता से ही लड्डू बनाकर तैयार कर देती। थोड़ी देर में मनीषा जी अपने बेटे से कहती है, और रोहित, तेरे मामा आ रहे हैं, तो तू मार्केट जाकर पनीर लेकर आ जाना। मैं मटर पनीर की सब्जी बना देती हूँ, तेरे मामा खाएंगे तो खुश हो जाएंगे। अब मेहमान घर पर आएंगे तो कुछ अच्छा बनाना चाहिए ना। अरे माँ, माँ कहाँ जाऊँ मैं? थक चुका हूँ। वैसे भी ऑफिस के चक्कर में दिन भर रेस्ट नहीं कर पाता हूँ। संडे मिलता है रेस्ट करने के लिए, उसमें भी आप ऑर्डर दे रही हैं। आप जो घर में सब्जी हो वही बना दीजिए ना। बेटा, घर में तो सिर्फ लौकी है, लौकी की सब्जी बना दीजिए। वैसे भी अब आप लोगों की उम्र हो गई है, यह सब्जियाँ खाएंगे तो सेहत बनी रहेगी, पनीर वगैरह कहाँ पचा पाएंगे। कहते हुए मनीषा जी का बेटा रोहित भी वहाँ से चला जाता है, और दीप्ति यह सब देख बहुत खुश होती, और यह सब मनीषा जी को अच्छा नहीं लगता। फिर वही सोचती, सच ही तो कह रहे हैं बच्चे, इन्हें संदेह ही तो मिलता है। और मनीषा जी
लौकी के कोफ्ते बनाने लगती। तभी दीप्ति आते हुए कहती है, ए भगवान, इस उम्र में भी तरा भुना खाने की कितनी आदत है। आपको फिर बीमार हो जाएंगी तो दवाइयों के पैसे दो, हमारे ही लगेंगे। अरे बेटा, कहाँ खाती हूँ मैं, आज मामा जी आ रहे हैं, बस इसलिए बनाती है। हाँ, आज भैया आ रहे हैं तो शरीर में कितनी फुर्ती आ गई, वरना कोई काम आपसे होता भी कहाँ है। बेटा, तू जो कहती है कर तो देती हूँ मैं, ऐसा ताना क्यों दे रही है। आपसे तो बात करना ही बेकार है। अभी तक चाय बनाई मेरी या नहीं। हाँ बेटा, मैंने तेरी और रोहित की चाय बनाती है। थैंक यू सो मच। कहते हुए दीप्ति 2 कप चाय लेकर बाहर चली जाती और मनीषा जी अपना काम करने लगती। थोड़ी देर में मनीषा जी के भैया मनीष भी वहाँ पर आ जाते। मनीषा जी अपने भैया मनीष को देखकर बहुत खुश होती। दोनों बहन भाई बहुत सी बातें करते। थोड़ी देर में मनीषा जी अपने भैया के लिए खाना लगाती और जब वह देखते दारता के रत्तू तो उनका मुंह बन जाता। फिर भी वह खाते और कहते, बहन बहुत अच्छे रत्तू हैं, और कहते, इतने सारों बात मिलकर अच्छा रखा। बच्चे बड़े हो गए, हमने तो मिलना ही छोड़ दिया। हाँ भैया, हम दोनों ही अपने अपने घर की जिम्मेदारियों में इतने बिजी हो गए कि हमें मिलने का मौका ही नहीं मिला। शादी विवाह के बहाने मिलना हो जाता था। अब तो बहुत टाइम से घर में शादी ही नहीं हुई। अच्छा हुआ कि चंचल की शादी फिक्स हो गई। कम से कम कार्ड रखने के बहाने ही सही आप मुझसे मिलने तो आए। हाँ बहन, चंचल की शादी होते साथ मैं तो अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो गया। बस घर की छोटी बेटी चंचल बची थी। अब उसकी भी शादी हो जाएगी तो मैं तो फुर्सत हो जाऊंगा। भैया फिर मिलने भी आते रहिए, आपसे मिलकर अच्छा लगता है। हाँ बहन, जब तुम मुझे याद करोगी मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगा, और यदि कोई परेशानी हो तो मुझे बताना। तेरी हर परेशानी का हल मैं तुझे ज़रूर बताऊंगा। दीप्ति और रोहित की तरफ देखते हुए मामा जी कहते, अच्छा बहन, अभी और भी घर जाना है कार्ड रखने के लिए, अभी तो जाना होगा। कहते हुए मामा जी वहाँ से चले जाते हैं। फिर मिलने आऊँगा। और दीप्ति कहती, माँ जी, मैं तो थक गई, आप बर्तनों सिंक में रख देना, जब बर्तन वाली आएगी तो साफ कर देगी। कहते हुए दीप्ति जाने रखती। जैसे दीप्ति अपने कमरे में जाती तो उसके पास किसी का फ़ोन आता और वह वापस से रसोई घर में आ जाती और अपने पति रोहित से कहती, मेरे भैया और भाभी आ रहे हैं, आज संडे है तो कह रहे थे कि मिलने आ रहे हैं। उन्हें मटर पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, लेकर आ जाइए। और हाँ, साथ में जलेबी, समोसे, अच्छा सा नमकीन और गरम गरम कचौनियाँ भी ज़रूर लाना। ठीक है, लेकर आता हूँ। कहते हुए रोहित अपनी शर्ट के बटन लगाता और गाड़ी स्टार्ट कर कर सामान लेने के लिए चला गया। यह सब कुछ पास में खड़ी हुई मनीषा जी भी देख रही थी। तभी दीप्ति देसी घी का डिब्बा उठाते हुए कहती, आज तो अपने भैया और भाभी को मैं देसी घी की पूरी खिलाऊंगी, मेरे भैया को बहुत पसंद है। तभी मनीषा जी ने कहा, बेटा तूने तो कहा था कि घी खत्म हो गया, फिर ये कहाँ से आया। तब दीप्ति कहती, माँ जी, मेरी माँ ने मुझे बचपन में शिक्षा दी थी, पूरा सामान खत्म कर कर मत रखा कर, इमरजेंसी के लिए थोड़ा बहुत सामान बचा कर रखा कर, जिससे मेहमान घर पर आए तो हम उनसे बनाकर खिला सकें। तो देखिए ना, आज काम में आ गया ना। माँ जी, बातें बंद कीजिए और आप मेरे भाई के लिए कुछ फल बना दीजिए। तब मनीषा जी कहती हैं, सुबह मैंने देखा था फ्रिज में कोई भी फल नहीं है, 2 हफ्ते से
तुमसे और रोहित से फर्म लाने के लिए कह रही हूँ, लेकिन तुम लोग लाते ही हो नहीं हो। फर मेरे कमरे में अरे फर तो मेरे कमरे में रखे हैं, मैं लाती हूँ। कहते हुए दीप्ति अपने कमरे में से फल लेकर आती। तब मनीषा जी कहती, बहू फल फ्रिज में रखे जाते हैं, कमरे में नहीं। तब दीप्ति ने कहा, माँ जी मेरा जब फल खाने का मन होगा तो मैं रसोई घर में फल आकर फ्रिज से निकाल कर तो खाने वाली हूँ नहीं, इसलिए मैं फल खरीद कर सीधे अपने कमरे में ही रख लेती हूँ और जब मन होता है तो खा लेती हूँ। आप अपने से अबार जवाब बंद कीजिए और फल बना दीजिए। कहते हुए दीप्ति आटा गूंदना शुरू कर देती। थोड़ी देर में रोहित भी मार्केट से सारा सामान लेकर आ जाता। दीप्ति पनीर की सब्जी बनाती और समोसे, कचौरी, नमकीन, जलेबी टेबल पर लगा देती। थोड़ी देर में दीप्ति के भैया और भाभी भी आ जाते। वही चारों मिलकर अच्छे से नाश्ता करते हैं और रात को दीप्ति अपने भैया के लिए गरम गरम पूरी और सब्जी सर्व करती। खाना खाने के बाद उसके भैया और भाभी वहाँ से चले जाते और दीप्ति भी अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती। रसोई जहाँ की ताह गंदी फैली हुई थी। मनीषा जी को हमेशा रसोई साफ रखने की आदत थी, इसलिए देर रात वह रसोई साफ करती फिर जाकर सो जाती। लेकिन आज उनकी आंखों में नींद नहीं थी। वह दीप्ति और रोहित का सुबह का व्यवहार याद करती। जब उन्होंने रोहित से पनीर लाने के लिए कहा था तो उसने कह दिया था कि मैं बहुत थक चुका हूँ, नहीं ला सकता। दीप्ति से देसी घी मांगा तो उसने कह दिया कि ख़त्म हो गया है। और तो और दीप्ति तो फल फ्रूट भी रसोई में न रखकर अपने कमरे में रखती है। यह सब देखकर मनीषा जी को नींद कैसे आ सकती थी। मनीषा जी यह तो बहुत अच्छे से जानती थी कि ड्राई फ्रूट तक दीप्ति अपने कमरे में रखती थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा कि क्योंकि वह इतना खाने की शौकीन नहीं थी और सच में वह लड़ाई झगड़ा भी करना नहीं चाहती थी। लेकिन अब तो फल फ्रूट भी खाने को नहीं मिल रहे थे। बुढ़ापा है तो क्या कुछ खाने की इच्छा नहीं होगी। मनीषा जी के साथ यह बहुत गलत हो रहा था, लेकिन वह क्या करती, मजबूर थी। दिन रोहित और दीप्ति का व्यवहार उनके प्रति बदलता जा रहा था। जब वह रोहित से कहती कि तुम्हारे मामा के यहाँ जाना है शादी में, तो तुम भैया भाभी के कपड़े, बच्चों के लिए भी कुछ तोहफे लेकर आ जाना, उन्हें देने होंगे और रिजर्वेशन भी करा देना। तब रोहित कहता, माँ इन सब में तो 2-3 हज़ार का खर्च होगा, इससे अच्छा तो आप शादी में नहीं चाहिए, कुछ पैसे तो बचेंगे ना। और वैसे भी आप तो बहन हैं तो आपको भी भैया भाभी के कपड़े देने की क्या ज़रूरत है। तभी मनीषा जी कहती, मैं बड़ी बहन हूँ और बड़ी बहन तो अपने छोटे भाई को कपड़े दे सकती हैं। और वैसे भी जब मैं वहाँ जाऊँगी तो वह भी तो मुझे कुछ तोहफे देंगे ना। अरे माँ उन तोहफों का क्या करना है, वह तो सिर्फ रखे रहते हैं। मेरी मानिए तो आप शादी में मत जाइए। कहते हुए रोहित ऑफिस चला जाता और दीप्ति मन ही मन मुस्कुरा जाती। 2 दिन बाद मनीषा जी की भतीजी की शादी हो जाती है और मनीषा जी शादी में नहीं जा पाती, जिस कारण वह बहुत दुखी थी। और उसी दिन दीप्ति रोहित से कहती, तुम्हें याद है ना, कुछ दिन बाद मेरे भतीजे का जन्मदिन है, मैं उसे गिफ्ट में साइकिल देना चाहती हूँ, तो तुम देख खरीद लेना। तभी मनीषा जी कहती, साइकिल तो बहुत महंगी आएगी, तुम दोनों भी मत जाओ। यह सुन दीप्ति गुस्से में कहती, महंगी आएगी तो आने दीजिए ना, मैं कौन सा आपसे पैसे मांग रही हूँ, मेरे पति से मांग रही हूँ, आपसे नहीं। तो आपको
किस बात की तकलीफ है और मेरे भैया भाभी मुझे खाली हाथ नहीं भेजने वाले। आप उसकी चिंता मत कीजिए। बड़बड़ाते हुए दीप्ति वहाँ से चली जाती और मनीषा जी मन में सोचती, मेरे भैया भाभी मुझे खाली हाथ नहीं भेजते। जितना खर्च होता उससे ज़्यादा ही देते। और जानती हूँ बहू कि तेरे भैया तुझे क्या देने वाले हैं। तू तो उन पर पैसे रुताती रहती है, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा कि यह तो बहन भाई का प्यार है। लेकिन जब मेरा मौका आया तो तुम दोनों ने मुंह फेर लिया। 15 दिन बाद दीप्ति और रोहित भतीजे के बर्थडे पार्टी में जाते हैं और दीप्ति उसके लिए महंगी वाली साइकिल तोहफे में देती, जिसे देख कर दीप्ति के भैया और भाभी बहुत खुश होते। जहाँ दीप्ति और रोहित बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं मनीषा जी के भैया उनसे मिलने के लिए आए थे और उनके भैया उनसे पूछते, बहन शादी में क्यों नहीं आई। तब मनीषा जी कहती, भैया तबीयत ठीक नहीं रख रही थी, इसलिए आ ना सकी। तब मनीषा जी कहते, बहन मैं तेरा भाई हूँ, मुझसे अपनी आंखों के आंसू छुपा नहीं सकती। जरूर हम दोनों अपने अपने घर गृहस्थी में व्यस्त हो गए हैं, लेकिन खून का रिश्ता है हमारा, आज भी आंखें पल लेता हूँ। मुझे तो उसी दिन दीप्ति और रोहित का व्यवहार समझ में आ गया था, जब तूने बेसन के लड्डू देसी घी में न बनाकर दारता में बनाए थे। मैं समझ गया था कि दीप्ति ने तुझे देसी घी नहीं दिया, क्योंकि तू हर बार मुझे देसी घी के लड्डू खिलाती थी। उस दिन मैं समझ गया था कि इस घर में तेरे साथ क्या हो रहा है और तुझे शादी में क्यों नहीं आने दिया, क्योंकि तू आती तो खर्च होता। मनीषा जी यह सब सुन रही थी। मनीष जी का इतना ही कहना था कि मनीषा जी की आंखों से झरझर आंसू बहने लगे और वह कहती, भैया मैं क्या कर सकती हूँ। रोहित ने कहा, माँ आप शादी में जाएंगी तो खर्च होगा, जो वह मेरे लिए नहीं कर सकता था। और भैया मैं क्या कहती, अब जैसा बच्चे चाहेंगे वैसा ही होगा ना। हमने अपनी इच्छा मार कर बच्चों को पढ़ाया लिखाया, उनकी हर एक इच्छा पूरी की, जिससे वह अपने पैरों पर खड़े हो सकें, उनका भविष्य अच्छा हो। लेकिन आज बच्चे हमारी इच्छा मारकर अपनी जिंदगी खुशी से जी रहे हैं। शायद इसलिए कहते हैं कि बुढ़ापा बुरा होता है। तभी मनीष जी कहते, बहन अब तो यह हर घर की कहानी हो गई है। ऐसे बच्चों को सुधारना भी जरूरी होता है। अब जो मैं तुझसे कहता हूँ तो वही करना। तुम्हारे बेटे और बहू को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। कहते हुए मनीष जी वहाँ से चले जाते। दूसरे दिन जब रोहित और दीप्ति घर आते तो वह देखते कि कुछ अजनबी लोग हमारे घर पर आए हुए हैं, जिससे मनीषा जी बातें कर रही थी। तभी रोहित कहता, माँ यह लोग कौन हैं। बेटा मैं घर बेच रही हूँ, यह लोग घर देखने के लिए आए हैं। तब रोहित कहता, माँ। तब मनीषा जी रोहित को बीच में रोकते हुए कहती, बेटा हम बात में बात करते हैं, इनसे बात तो हो जाने दो। भाई साहब यह घर मेरे पति ने बहुत मेहनत से बनवाया है। मैंने एक एक चीज़ अपनी पसंद की लगवाई है। इस घर में पूरे 70 लाख खर्च हुए थे, तो मैं सिर्फ आपसे इस घर की रकम दे रही हूँ। हमें यह सौदा मंजूर है। आप तो यह बताइए आप कब रजिस्ट्री करेंगी हमारे नाम। मैं आपको फ़ोन कर कर जवाब दे दूंगी। कहते हुए मनीषा जी उन लोगों को विदा कर देती और दीप्ति और रोहित सवार पूछते जाते, इतना बड़ा निर्णय लेने के पहले आपने हमसे क्यों नहीं पूछा। घर बेचकर कहाँ जाएंगे। इतना कीमती घर बेचने की क्या ज़रूरत है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। आप उसे सिर्फ 70 लाख में बेच रही हैं।
बेचने के पहले खुद के रहने का इंतजाम भी तो करना होगा। तब मनीषा जी कहती, तुम दोनों के सवार हो गए हों तो मैं भी कुछ बोलूं। यह सुन दीप्ति और राहुल चुप हो जाते और एक दूसरे की तरफ देखने लगते। मनीषा जी ने कहा, बच्चों, तुम मेरी चिंता मत करो। मैं कहीं भी किसी किराए के मकान में रह लूँगी और जो मकान बेचकर पैसे आएंगे उन्हें मैं बैंक अकाउंट में जमा कर कर अपना खर्च चला लूँगी। रही बात तुम दोनों की, तो तुम दोनों अपने लिए कोई ठिकाना देख लो। इसलिए मैंने अभी उन्हें बताया नहीं कि मैं उन्हें रजिस्ट्री कब करूँगी। तुम दोनों सोच कर बता दो कि महीने 2 महीने में तुम अपने लिए नया घर देख लोगे ना। मैं इससे ज़्यादा इंतज़ार नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मुझे इस घर को बेचने की बहुत जल्दी है। तब रोहित ने कहा, मकान बेचकर पैसे आप अपने नाम जमा कर लेंगी और मुझे कुछ नहीं देंगी। तब मनीषा जी कहा, नहीं बेटा, तुम्हारे लिए तो बहुत जी चुकी, अब अपने लिए जीना चाहती हूँ। तुम्हारी हर इच्छा पूरी करने के लिए हमने अपनी हर इच्छा को छोड़ दिया, लेकिन तुम लोग मेरी छोटी से छोटी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकते। बहू अपने कमरे में फल रखती है, ड्राई फ्रूट रखती है और मुझे देसी घी भी नहीं मिलता। मैं कुछ मांगूं तो तू थक जाता है और बहू के मायके वाले आए तो तू भर भर कर नाश्ता लेकर आ सकता है और मेरे भाई के लिए पनीर भी नहीं ला सकता। तुझे थकान होती है, बहू को सोना होता है। अब मैं अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। मुझे जो खाना होगा मैं खुद खरीद लूँगी। तुम दोनों के भरोसे नहीं रहूँगी। जब मुझे अपने भैया से मिलने के लिए जाना होगा तो मैं खुद रिजर्वेशन करा लूँगी। तुम दोनों से नहीं कहूँगी। अपने भाई को यदि मुझे कुछ तोहफा देना होगा तो मैं खुद खरीद लूँगी। तुम दोनों से नहीं कहूँगी। मुझे जो करना होगा वह मैं खुद करूँगी। तुम दोनों से नहीं कहूँगी। बेटा, अब मैं यह घर बेच रही हूँ। तुम दोनों अपने रहने का इंतजाम कर लो। यह सुन दीप्ति और रोहित की आंखें शर्म से झुक जाती और दोनों ही मनीषा जी के पैरों पर गिर जाते हैं। हमें माफ़ कर दीजिए। हाँ माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए ना। आज के बाद घर में वही होगा जो आप चाहेंगी, पर यह घर मत बेचिए। यदि यह घर बेच दिया तो हम दोनों कहाँ जाएंगे। आज के बाद खाने पीने में कभी भेदभाव नहीं होगा। माँ, आप जो कहेंगी वही होगा। तो ठीक है बहू, कल से सुबह से 6 बजे उठने की आदत डालो, क्योंकि अब झाड़ू पोछा करना मेरे बस के बाहर है। और रोहित फल फ्रूट और ड्राई फ्रूट बहू के कमरे में नहीं, रसोई घर में आएंगे। जिसे जब खाना होगा तो खाएगा। रात को रसोई साफ करने के बाद सोना। बहू, अब मुझसे ज़्यादा काम नहीं होता, कहते हुए मनीषा जी अपने कमरे में चली जाती और अब रोहित और दीप्ति मनीषा जी को नाराज करने के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। मनीषा जी फ़ोन करके अपने भैया से कहती, भैया थैंक यू, आपने जो कहा मैंने वही किया और अब दीप्ति और राहुल को मेरी कीमत समझ में आ गई। अब मैं इस घर में स्वाभिमान से रहूँगी। दोस्तों, इस कहानी से आप सभी क्या सीखते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।